प्रभाकर, पहले आपसे मैं सवाल करूंगी क्योंकि यहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट का है, न्यायपालिका का है, तो आपसे समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये बहस को जन्म दिया ही क्यों जा रहा है? यहां पर अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि यहां संसद सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है? क्या क्योंकि लंबे समय से आप यहां पर कानूनी तमाम कार्रवाइयों को देख रहे हैं, तमाम मामलों को देश हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं, क्या ऐसी पहले कभी बहस दिखी है जहां पर ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता दिख रहा है कि किस तरह से यहां संसद और अदालत के बीच जो संतुलन है वो बिगड़ता, जो समन्वय है वो नहीं दिख रहा हो? और आखिर इस बहस की जरूरत ही क्यों? क्योंकि यहां पर निशिकांत दुबे जो बयान दे रहे हैं वो वक्फ कानून के सिलसिले में कह रहे हैं ना कि भाई धार्मिक युद्ध जो है उसको करने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? वो सुप्रीम कोर्ट होगा। अभी तो मामला विचाराधीन है, अभी तो 5 मई तक अभी सुनवाई होनी है, तो इस तरह से इस मामले को उठाना, ये सवाल कोर्ट पर उठाना, ये कितना जायज दिखता है? प्रभाकर। पूजा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार असहज हुई हो। यह हमेशा से हुआ है। सरकारें कभी भी नहीं चाहती, सरकारें हमेशा चाहती हैं कि अनचेक्ड रहें। सरकार जो कहे, जो कानून बनाए, उस पर कोई रोक नहीं लगे। लेकिन इस देश का जो संविधान है, उस संविधान ने संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, देश में जितनी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। और इसीलिए कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आती है, तो इसलिए जब भी सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है, कोई कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका निभाने आता है, तो सरकारें असहज होती हैं। ये अब की बात नहीं है, आजादी के समय से, आजादी के तत्काल बाद संविधान के लागू होने से, अगर आपको याद हो कि जब उस समय की सरकार, तत्कालीन नवनिर्वाचित सरकार, नेहरू की सरकार ने कुछ सामाजिक सुधार, कुछ राष्ट्रीय सुधार की नीतियां बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देना शुरू किया। सरकार तब भी असहज थी, इंदिरा गांधी के समय भी सरकार असहज थी। तो ये हमेशा से ऐसा होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन इस बार की स्थिति थोड़ी अलग है। अब आते हैं कि ये विवाद, जो आज का विवाद है, उसकी शुरुआत कैसे हो रही है, उसके पीछे की वजह क्या है? 2 घटनाएं। एक तो तात्कालिक घटना ये कि वक्फ संशोधन कानून, जिसे सरकार बहुत प्रचारित और किया और इसे कहा गया कि ये देश के मुसलमानों के हित में, गरीब पसमंदा मुसलमानों के हित में कानून लेकर आई, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे दिया। तो ये सरकार थोड़ी असहज हुई। लेकिन यही काफी नहीं है। अगर आपको याद हो, कोई कहे या न कहे, अगर आपको याद हो कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में कानून है जो रोकता है, जो जिसकी मंशा थी कि इस देश में मंदिर मस्जिद जैसा कोई नया विवाद खड़ा नहीं हो। एक के बाद एक विवाद शुरू हो गए देश में, अलग अलग अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालतों तक, उत्तर से लेकर और पूरब से पश्चिम तक पूरे देश में अलग अलग धार्मिक मामले आने शुरू हो गए। और इसी जस्टिस संजीव खन्ना सीजेआई की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला नहीं दे देता, निर्धारित नहीं कर देता, तब तक कोई नया मंदिर मस्जिद विवाद अदालत में नहीं आएगा, अदालत उस पर सुनवाई नहीं करेगी। वो एक मामला वो था और एक मामला ये। दोनों को आप दोनों को जब आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि कहने की वजह क्या है। लेकिन दुख इस बात की है पूजा, और मुझे लगता है कि आप जब हमारे विद्वान जो पैनलिस्ट हैं उनसे जब चर्चा करें तो उस समय जरूर चर्चा करें कि जिस राज्यपाल और राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा जो उपराष्ट्रपति ने चर्चा की, जो उसके बाद से तमाम बीजेपी के नेताओं, चाहे निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो तल्ख टिप्पणी की है, उस पर कोई भी ये इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश क्यों देना पड़ा, गवर्नर के लिए टाइमलाइन क्यों तय करना पड़ा, राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरत फैसला लिखा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने बुद्धिजीवी आजकल टेलीविजन चैनल्स पे बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने आदि से अंत तक सुप्रीम कोर्ट के 400 पेज के उस फैसले को पढ़ा होता तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें विस्तार से बताया है। मसलन 2020 में एक कानून, एक विधानसभा से पारित एक विधेयक राज्यपाल के पास जाता है। 2024 तक यानी 4 साल तक जब उस पर कोई फैसला नहीं होता है तो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट आती है। 2020 के 2 कानून, 2022 के 3-4 कानून और इस तरह से 10 कानून राज्यपाल ने
ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, यह कहकर कि हम राष्ट्रपति के पास भेजे हैं कंसिडरेशन के लिए, और राष्ट्रपति ने उसमें कोई फैसला नहीं किया, अनलिमिटेड टाइम तक रखने की जो बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि उसमें लिखा है कि विधानसभा या संसद से पारित कानून को समय पर उस पर डिसीजन लेना होगा राज्यपाल और राष्ट्रपति को, और यथाशीघ्र डिसीजन लेना होगा। लेकिन क्या इस यथाशीघ्र में 3 साल, 4 साल, 5 साल है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इसी सरकार के एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन में 2016 में होम मिनिस्ट्री ने एक दिशा निर्देश खुद से तय किया था कि इसके लिए 3 महीना में फैसला लेना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इसी सरकार ने जो एक कदम उठाया था, हम चाहते हैं कि उस पर अमल हो। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर पढ़ेंगे आप तो इस तरह की बात नहीं उठेगी। अयोध्या के फैसले की चर्चा हो रही है कि अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष से कहा कि आप कागज दिखाइए, तो उन्हें बेसिक बात नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो वहां पर किसी सेलडीड की और किसी पेपर के आधार पर फैसला नहीं हुआ था। वो एएसआई के वो पुरातात्विक सबूतों के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, लॉ ऑफ लिमिटेशन के आधार पर इस पर सुनवाई हुई थी। तो मुझे लगता है कि जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको कम से कम तथ्यों पर बात करनी चाहिए। और पूजा, एक बात और, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर में अगर किसी सरकार को या किसी को लगता है कि कोई कमी है तो उसके लिए भी इस देश ने बहुत खूबसूरत व्यवस्था बना रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने खूबसूरत व्यवस्था रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हैं कि माय लॉर्ड, आपके फैसले में यह त्रुटि है, आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। न कि इस तरह देश के सामने संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई राष्ट्रपति हो सकता है, कोई राज्यपाल हो सकता है, कोई उपराष्ट्रपति, जब आप खुद ही किसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे तो इस देश की जो करोड़ों आवाम है, करोड़ों लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानते हैं, न्यायपालिका न्याय का मंदिर मानते हैं, जजों को भगवान मानते हैं, न्याय का देवता मानते हैं, उनकी आस्था दरकेगी, उनका भरोसा टूटेगा, तो जाएंगे कहां? एक बात और, आम आदमी के फंडामेंटल राइट का रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। अगर किसी को गलत ढंग से उठा लिया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, जमानत चाहिए। किसी राज्य सरकार को गलत ढंग से बर्खास्त दिया जाता है तो आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की तो ये जिम्मेवारी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जब भी अपनी जिम्मेवारी निभाता है, सरकारें असहज होती हैं। और एक बात और कि सेपरेशन ऑफ पावर है कि कार्यपालिका को अपने सीमा में रहना चाहिए, विधायिका को अपने सीमा में रहना चाहिए और न्यायपालिका को अपने सीमा में रहना चाहिए। जैसे ही कोई भी इन तीनों में से कोई भी अंग उस सीमा को अतिक्रमित करता है, उसके बाहर जाता है, तो ऐसी स्थिति आती है, दुर्घटना की स्थिति बनती है। तो अभी की जो स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका का ये राज्यपाल ने जो अपनी सीमा का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे दखल देना पड़ रहा है। तो मतलब ये कि इसके लिए इस पर बात होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला क्यों करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित क्यों करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इज्जत के साथ लिखता है कि हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम राष्ट्रपति को निर्देशित करें, हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऑफिस में उनके संवैधानिक अधिकारों में दखल दें। लेकिन स्थिति जो बनती है वो ऐसी है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तकनीकी मसला है, कानूनी मसला है, संवैधानिक मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला है, और जो सुप्रीम कोर्ट पर संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है, तो उनके समय में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने के लिए, किसी फैसले की आलोचना करने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को, सरकार में शामिल लोगों के लिए, और जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे अपोजिशन के भी लोग हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप आहत होता हुआ अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में ताला लगाने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है जब सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अगर संविधान पद पर बैठे हुए लोग, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था पर उंगली उठाएंगे तो ये देश के लिए, आवाम के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपको फैसले से कोई दिक्कत है, पुनर्विचार याचिका दाखिल कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से कहिए कि माय लॉर्ड, आपके फैसले में ये कमी है, इसको संविधान पीठ को भेजना जाना चाहिए था, इस मामले में संविधान पीठ को फैसला सुनाया जाना चाहिए, आपने 3 जज ही फैसला क्यों सुना दिए, वो होता। लेकिन एक बात और देखिए कि सरकार मौन है, सरकार मौन है, कानून मंत्री मौन है, सरकार की तरफ से वकील मौन है, क्योंकि उन्हें पता है इस तकनीकी पहलू, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तकनीकी तौर पे कोई गलती नहीं है, इसलिए वो तैयारी कर रहे होंगे। वो अभी भी हो सकता है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो, लेकिन जो लोग बाहर वाले बयान दे रहे हैं उनमें यह दिख रहा है कि उन्हें कानून की समझ कम है, संविधान की भावना की समझ कम है, संविधान बनाने वालों की मंशा क्या थी उसकी समझ कम है, और लोकतंत्र में संविधान की भूमिका क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है, उसकी समझ मुझे कम दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, तो ऐसे में और इस समझ के चलते ही है किस तरह से यहाँ पर अब राजनीतिक तौर पर अब धार्मिक युद्ध को भड़काने की बात कर रहे हैं।